ये कहानी सुनाना जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि लोग कहेंगे अरे ये तो बस एक अफवाह है, पर मैं जानता हूँ वो अफवाह नहीं थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत सच कहूँ तो एक चेतावनी से होती है, एक ऐसी सच्चाई जिसे कोई झुठला नहीं सकता। और ये चेतावनी ये अनसुनी कर दी गई, बस एक मामूली सी सलाह समझकर। कहानी शुरू होती है जनवरी की एक बहुत सर्द, बहुत देर रात से। हाथों पटना जंक्शन। रात के लगभग 11:40 बज रहे थे। वैसे तो पटना की रातें ठंडी होती हैं, पर उस रात पता नहीं क्यों हवा में एक अजीब सी घुटन थी, एक गर्मी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर जाग रहा है और कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। और मेरा दिमाग वो तो काम के बोझ से वैसे बुरी तरह थका हुआ था। तभी रिक्शा वाले ने एक बहुत ही अजीब सी बात कही। बोला, प्लेटफॉर्म 7 मत जाना, रात में वो घोषणा नहीं बुलावा होता है। सच कहूं, मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। मतलब हर शहर की अपनी ऐसी डरावनी कहानियां होती हैं, है ना? पर शायद यही वो पहली गलती थी, पहली चेतावनी जिसे मैंने पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। तो मैं पहुंच गया प्लेटफॉर्म 7 पर, और यहाँ सब कुछ एकदम बदल गया। स्टेशन का जो शोरगुल था वो अचानक जैसे थम सा गया। ऐसा लगा जैसे बाकी स्टेशन का शोर एक कांच की दीवार के उस पार हो। यहाँ एक अजीब चुभने वाली खामोशी थी, और उसी खामोशी में मेरे पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आई। देखा तो एक लड़का था, कोई 17-18 साल का, स्कूल की शर्ट जैसा कुछ पहना था उसने, चेहरा धूल से भरा, आंखें बहुत भारी सी, दिखने में बिल्कुल साधारण। उसे देखकर तरस भी आया, पर उसकी आंखों में ना कुछ था, कुछ ऐसा जिसने मुझे अंदर तक बेचैन कर दिया। और उसने बस एक छोटी सी मदद मांगी, एक फोन कॉल करने की। मैंने उसे फोन दे दिया, पर उसने कुछ ऐसा कहा जो मेरे समझ से बिल्कुल बाहर था। बोला, आपके फोन में नेटवर्क नहीं है, जबकि मेरे फोन में पूरे सिग्नल थे। मेरा शक अब यकीन में बदल रहा था कि यहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता या समझ पाता, उसने फुसफुसाकर कहा, वो आपके पीछे खड़ा है। और ठीक उसी पल प्लेटफॉर्म की बत्तियां झपकी और वो लड़का, वो गायब हो गया हवा में। लड़का गायब हुआ और ठीक उसी पल मेरा फोन बजा। चीजें अब और भी ज्यादा बिगड़ने वाली थीं। फोन की दूसरी तरफ एक औरत की कांपती हुई आवाज थी, एक माँ की। मैंने उन्हें बताया कि एक लड़के को कंकड़बाग कॉल करना था, और फिर उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, हमारा बेटा 2 साल पहले मर गया इसी प्लेटफॉर्म 7 पर। और आज 2 साल में पहली बार उनके बेटे के नंबर से किसी ने फोन उठाया था। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। और इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा डरावना था। मैंने फोन काटा और अपनी कॉल लॉग चेक की। उस कॉल की ड्यूरेशन 0 सेकंड्स, 0, जैसे वो कॉल कभी हुई ही नहीं थी। मेरा दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था। मैं यही सब सोच रहा था कि मेरी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से कागज के टुकड़े पर गई। ये वही कागज था जो उस लड़के के हाथ में था, और उस पर कुछ लिखा था, एक भविष्यवाणी, एक बहुत भयानक चेतावनी, जिसका मतलब मुझे बहुत जल्द समझ आने वाला था। और फिर स्टेशन के स्पीकर से अनाउंसमेंट हुई, पर वो कोई ट्रेन की अनाउंसमेंट नहीं थी। स्पीकर से किसी ने मेरा नाम लिया और फुसफुसाया, तू अकेला है, पीछे मत देख। अब डर मेरे पूरे वजूद पर हावी हो चुका था। ये क्या हो रहा था? मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। मुझे बस किसी तरह का सबूत चाहिए था, ये साबित करने के लिए कि मैं पागल नहीं हो रहा। मैं सीधा रेलवे पुलिस के पास भागा और उन्हें सब कुछ बताया। वो मुझे सीसीटीवी रूम ले गए। अब बस एक ही सवाल था, जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, क्या वो कैमरे में कैद हुआ था? मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद इसका कोई लॉजिकल जवाब मिल जाए, कोई तो एक्सप्लेनेशन हो। उन्होंने फुटेज प्ले की, और पहला झटका तो तभी लगा जब मैंने देखा कि मैं प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला खड़ा था। वहां कोई लड़का नहीं था, कोई भी नहीं। मैं बस हवा से बातें कर रहा था। लेकिन कैमरा कुछ और देख रहा था, कुछ ऐसा जिसे मेरी आंखें नहीं देख पाई थी। मेरे ठीक पीछे एक धुंधला सा काला साया था, पर सबसे डरावनी बात ये थी कि वो साया मुझसे नहीं जुड़ा था। वो शीशे में दिख रही मेरी परछाई से, मेरी रिफ्लेक्शन से चिपका हुआ। ये देखकर पुलिस वाले के चेहरे का रंग उड़ गया,
और तब उसने मुझे प्लेटफॉर्म 7 का वो नियम बताया, एक बहुत सीधा सा और जानलेवा नियम। उसने कहा, यहाँ आत्माएं आपको जानी पहचानी आवाज़ों से बुलाती हैं। अगर आपने पीछे मुड़कर देखा तो आप गए, हमेशा के लिए। मैं किसी तरह उस प्लेटफॉर्म से तो भाग निकला, पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। असल में अब शुरू हुई थी। मैं प्लेटफॉर्म से बच गया था, लेकिन वो चीज़, वो साया अब मेरे साथ था। थोड़ी देर बाद मेरे फ़ोन पर माँ का कॉल आया। मैंने घबराकर फ़ोन उठाया, पर दूसरी तरफ माँ की आवाज़ नहीं थी। वो मेरी अपनी आवाज़ थी, एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज़ जो कह रही थी, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ठीक वही लाइन जो उस कागज़ पर लिखी थी। मेरा पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। मैं भागकर अपनी ट्रेन में बैठ गया। एक पल को लगा मैं बच गया, मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन तभी मैंने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा। वो लड़का वहीं खड़ा था। इस बार वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस इशारा कर रहा था पीछे देखने के लिए। और उस एक पल में सच जानने की इच्छा मेरे डर पर हावी हो गई। मैंने वो सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने पीछे मुड़कर देख लिया और बस उसी पल सब खत्म हो गया। मेरा मुंह बंद था। मैं चिल्लाना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। पर मेरी ही आवाज पूरी ट्रेन के स्पीकर सिस्टम से गूंज रही थी। यात्रीगण ध्यान दें, प्लेटफॉर्म 7 पर एक यात्री अकेला है। मैंने कांपते हुए ट्रेन की खिड़की के शीशे में अपना अक्स देखा। मैं रो रहा था, मेरे आंसू बह रहे थे। लेकिन शीशे में जो मेरा अक्स था वो मुस्कुरा रहा था, एक बहुत ही डरावनी मुस्कान। वो जीत चुका था। और आखिर में मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर सिर्फ एक मैसेज था, अब तुम पटना जंक्शन की कहानी हो। और बस वही मेरा अंत था। मैं अब कोई इंसान नहीं था, मैं पटना जंक्शन की एक और डरावनी कहानी बन चुका था।